हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम जुनून ए मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मड आइलैंड के उस सुनसान और मध्यम रोशनी वाले वीआईपी वैनिटी कॉरिडोर की हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। रावी मेहरा की आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गई और उसका पूरा वजूद जैसे एक ही पल में शून्य हो गया। विक्रांत सिंह ओबराय के ठीक पीछे उस घने अंधेरे कोने से निकले नकाबपोश शूटर राणा के दाहिने हाथ में लगी साइलेंसर वाली ब्लैक ऑटोमेटिक पिस्टल की नली सीधे विक्रांत की छाती के बिल्कुल बीचों बीच तनी हुई थी। उसकी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर कस चुकी थी और मौत विक्रांत से महज कुछ इंच की दूरी पर खड़ी थी। विक्रांत पीछे हटिए! रावी के हलक से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला लेने वाली चीख निकली जो उस संकरे कॉरिडोर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। विक्रांत ने रावी की आंखों में उस खौफ और अचानक बदले हुए तेवर को देखा। उसने रावी के मुंह से पहली बार अपना नाम सुना था, लेकिन उस नाम के पीछे छिपे खतरे को भांपते हुए वह जैसे ही झटके से पीछे की तरफ मुड़ा, राणा ने बिना एक माइक्रोसेकेंड गवाए बंदूक का ट्रिगर पूरी ताकत से दबा दिया। ढाई ढाई साइलेंसर के कारण राणा साइलेंसर के कारण बंदूक की आवाज़ भले ही बहुत मध्यम थी, लेकिन उस लोहे की नली से निकली खूनी गोली ने सीधे विक्रांत की छाती के दाहिने हिस्से को उसकी मजबूत कंधे के ठीक नीचे चीर डाला। गोली के लगते ही विक्रांत के मुंह से एक असहनीय जानलेवा दर्द चीख निकली। उसकी आंखों के सामने पल भर के लिए गहरा अंधेरा छा गया। उसके सीने से खून का एक ऐसा फव्वारा फूटा जिसने उसकी सफ़ेद शर्ट को एक ही पल में पूरी तरह से लाल रंग में रंग दिया। विक्रांत का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वह एक भारी कटे हुए पेड़ की तरह सीधे पक्के संगमरमर के फर्श पर जा गिरी। उसकी लेदर जैकेट फर्श पर फैल गई और उसके चारों तरफ खून का एक बहुत बड़ा तालाब बनने लगा। राणा के चेहरे पर मास्क के पीछे एक क्रूर संतोषी मुस्कान आई। उसने विक्रांत को तड़पते देखा और अपनी बंदूक की नली को दोबारा सीधा किया ताकि एक दूसरी गोली सीधे विक्रांत के माथे के बीचों बीच मारकर उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर सके। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रावी मेहरा अपनी सारी पुरानी नफरत, अपना सारा गुस्सा और विक्रांत द्वारा दिए गए सारे जख्मों को एक ही पल में पूरी तरह भूल चुकी थी। इस वक्त उसके सामने कोई घमंड या सुपरस्टार का अहंकार नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक इंसान था जिसकी जान उसकी आंखों के सामने जा रही थी। रावी एक जंगली शेरनी की तरह आगे बढ़ी। कॉरिडोर के कोने में रखे एक बहुत ही भारी प्राचीन चीनी मिट्टी के फ्लावर मॉट पर उसकी नज़र पड़ी। उसने अपनी पूरी शारीरिक ताकत बटोरी, अपनी छिली हुई कलाइयों के दर्द को पूरी तरह से भुला दिया और उस भारी गमले को उठाकर सीधे राणा के सिर और उसकी बंदूक वाले हाथ की तरफ पूरी ताकत से दे मारा। वह भारी गमला सीधे राणा के हाथ और उसकी कलाई से जाकर टकराया और एक भयानक शोर के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। गमले की मार इतनी जोरदार थी कि राणा का संतुलन बिगड़ गया और उसकी पिस्टल उसके हाथ से छूटकर दूर फर्श पर सरकती हुई चली गई। राणा दर्द के मारे अपने हाथ को पकड़कर पीछे हटा। समीर सर, सिक्योरिटी कोई है? प्लीज अंदर आइए, यहाँ मिस्टर ओबरॉय पर हमला हुआ है, बचाओ! रावी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉरिडोर की खुली खिड़की की तरफ मुंह करके चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतना खौफ और तड़प थी कि विला के मुख्य सेट पर मौजूद समीर और 20 से ज़्यादा हथियारबंद पर्सनल सुरक्षा गार्ड्स के कान खड़े हो गए। क्या हुआ? वह आवाज़ बैक स्टेज से आई है, सर की वैनिटी की तरफ से, भागो! समीर के चिल्लाने की आवाज़ आई और दर्जनों भारी बूटों की थाप उस कॉरिडोर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। राणा ने देखा कि सुरक्षा गार्ड्स और समीर कुछ ही सेकेंड के अंदर वहां पहुंचने वाले हैं और उसकी बंदूक भी उसके हाथ से जा चुकी है। उसने विक्रांत को नफरत से देखा, रावी की तरफ एक खूंखार नजर डाली और बिना एक पल गवाए कॉरिडोर के अंत में बनी कांच की बड़ी खिड़की पर अपनी लात मारी। शीशा एक भयानक आवाज के साथ टूटा और राणा खिड़की से कूदकर मड आइलैंड के घने जंगलों और झाड़ियों के बीच रात के अंधेरे में गायब हो गया। रावी तुरंत फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने विक्रांत के सिर को
धीरे से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। विक्रांत की सांसें बहुत ही उखड़ी उखड़ी चल रही थी और उसका पूरा शरीर खून के बहने के कारण बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। उसकी भूरी आंखें आधी बंद हो चुकी थी, लेकिन उन आधी बंद आंखों के पीछे से भी वह लगातार रावी के उस रोते हुए और डरे हुए चेहरे को ही ताक रहा था। मिस्टर ओबराय, आंखें बंद मत कीजिए, प्लीज मेरी तरफ देखिए। समीर सर आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहे हैं, प्लीज मुझे डराइए मत। रावी ने कांपते हाथों से विक्रांत के सीने के उस गहरे जख्म को दबाने की कोशिश की ताकि खून के बहाव को रोका जा सके, लेकिन खून रावी की उंगलियों के बीच से बहकर उसके खुद के कपड़ों को लाल कर रहा था। रावी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घमंडी इंसान के लिए इस कदर क्यों तड़प रही है। रावी, विक्रांत के सूखे और नीले पड़ते होठों से बहुत ही बारीक रूंधी हुई आवाज निकली। उसने बहुत ही मुश्किल से अपना दाहिना जख्मी हाथ उठाया और उसकी कांपती हुई उंगलियों ने रावी के गाल पर गिरे एक आंसू को धीरे से छू लिया। आई एम आई एम सॉरी रावी। रावी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, लेकिन आज फिर तुमने मेरी जान बचा ली। विक्रांत के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। उसका हाथ फर्श पर गिर गया और उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। वह पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। विक्रांत! रावी की एक दिल चीर देने वाली चीख कॉरिडोर में गूंजी और ठीक उसी वक्त समीर और गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर का खौफनाक मंजर देखकर समीर के हाथ से उसका आईपैड छूटकर फर्श पर गिर गया। सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर का माहौल इस वक्त किसी युद्ध क्षेत्र जैसा तनावपूर्ण हो चुका था। लाल रंग की डेंजर लाइट दरवाजे के ठीक ऊपर लगातार जल रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि अंदर देश के सबसे बड़े सुपरस्टार विक्रांत सिंह ओबरॉय की जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत ही भयानक जंग चल रही है। अस्पताल के बाहर हजारों फैंस की भीड़ हो रही थी, नारे लगा रही थी और न्यूज चैनलों की ओबी वैन लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, सुपरस्टार विक्रांत ओबरॉय पर मड आइलैंड में सीधा हमला, छाती में लगी गोली, हालत बेहद नाजुक। गलियारे के सोफे पर दिग्विजय सिंह ओबरॉय अपनी सोने की छड़ी को दोनों हाथों के बीच थामे बैठे थे। उनका पूरा शरीर इस वक्त थर थर कांप रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ओबरॉय साम्राज्य का वो असीम मुखिया आज अपने इकलौते वारिस की इस हालत को देखकर भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उनके बगल में समीर लगातार डॉक्टरों से अपडेट ले रहा था। रावी मेहरा एक कोने में दीवार से सट कर खड़ी थी। उसकी कुर्ती और उसके हाथों पर अभी भी विक्रांत के खून के गहरे लाल धब्बे लगे हुए थे। वह शून्य में ताक रही थी। उसका दिमाग इस भयंकर घटनाक्रम को पचा नहीं पा रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का भारी दरवाजा खुला और चीफ सर्जन डॉक्टर मेहता बहुत ही हड़बड़ाहट और माथे पर पसीने की बूंदों के साथ बाहर निकले। डॉक्टर डॉक्टर बताइए, मेरा विक्रांत ठीक तो है ना? गोली निकल गई। विक्रांत! दिग्विजय सिंह अपनी छड़ी के सहारे बहुत ही मुश्किल से खड़े हुए। उनकी आवाज में एक बूढ़े दादा की बेबसी साफ झलक रही थी। मिस्टर ओबराय, हमने गोली तो शरीर से बाहर निकाल दी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि गोली लगने और अस्पताल लाने के बीच के समय में विक्रांत के शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार ड्रॉप हो रहा है और उनका दिल कभी भी काम करना बंद कर सकता है। उन्हें तुरंत कम से कम 3 यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा। डॉक्टर मेहता ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा। तो चढ़ाइए ना डॉक्टर। ओबरॉय ट्रस्ट के पास इस शहर के सबसे बड़े ब्लड बैंक है। आप जितना पैसा चाहे उतने ब्लड्स बैंक से मंगवाइए, समीर ने चिल्लाकर कहा। समीर जी, बात पैसों की नहीं है, डॉक्टर मेहता ने अपने लीगल फाइल को देखते हुए कड़वे लहजे में कहा। विक्रांत ब्लड ग्रुप इज एक्सट्रीमली रेयर, इट्स ओ नेगेटिव। यह ब्लड ग्रुप इस वक्त हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक में या पूरे मुंबई के किसी भी बड़े सरकारी स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। अगर अगले 20 मिनट के अंदर उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला तो उनके अंग काम करना बंद कर देंगे और हम विक्रांत सिंह ओबराय को हमेशा के लिए खो देंगे।
ओ नेगेटिव। यह शब्द सुनते ही समीर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। वह जानता था कि पूरे ओबरॉय खानदान में किसी का भी यह ब्लड ग्रुप नहीं था, लेकिन तभी समीर के तेज दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और कॉरिडोर के कोने में खड़ी रावी मेहरा की तरफ देखा। समीर को याद आ गया कि जब रावी की प्रोफाइल मूनलाइट कंपनी में आई थी तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में उसका ब्लड ग्रुप साफ साफ बड़े अक्षरों में ओ नेगेटिव ही लिखा हुआ था। समीर ने बिना एक सेकंड गवाए भागते हुए रावी के पास पहुंचा और सीधे फर्श पर रावी के पैरों के पास बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार का पर्सनल मैनेजर आज एक मिडिल क्लास लड़की के पैरों में खड़ा था। मिस रावी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई, मेरे सर की जान बचा लीजिए। पूरे स्टॉक में, पूरे शहर में इस वक्त सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप ही ओ नेगेटिव है जो विक्रांत सर के ब्लड से मैच कर सकता है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपके साथ एक जानवर जैसा बर्ताव किया, आपको जेल भेजा, आपका करियर तबाह किया, लेकिन कल रात उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपको उस आग से बाहर निकाला था। आज उनकी पीठ के जख्मों का खून सूखा भी नहीं था कि उन पर यह हमला हो गया। प्लीज़ अपनी उस पुरानी नफरत को भूल जाइए और मेरे सर को अपना खून दे दीजिए, वरना वे नहीं बचेंगे। समीर फूट फूट कर रावी के सामने रोने लगा। दिग्विजय सिंह ओबरॉय ने भी बहुत ही भारी कदमों से रावी की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी बूढ़ी आंखों में अपनी साख का कोई घमंड नहीं था, वहां सिर्फ अपने पोते की जिंदगी की भीख थी। उन्होंने अपनी छड़ी को साइड में रखा और रावी के सामने अपने दोनों कांपते हाथ फैला दिए। रावी बेटा, ओबरॉय खानदान ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, लेकिन आज मैं इस साम्राज्य का मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक लाचार और बेबस दादा बनकर तुम्हारे सामने झोली फैला रहा हूँ। मेरे बच्चे को जिंदगी दे दो, मुझे और कोई खैरात नहीं चाहिए। रावी ने दिग्विजय सिंह के उन कांपते हाथों को देखा, फिर समीर की ओर देखा। उसके दिल के अंदर विक्रांत के लिए नफरत की आग जरूर सुलग रही थी, लेकिन उसका मिडिल क्लास जमीर और उसके पापा के दिए संस्कार इतने गिरे हुए नहीं थे कि वह अपनी आंखों के सामने किसी इंसान को खून की कमी के कारण मरते हुए देख सके। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया और डॉक्टर मेहता की तरफ देखकर बहुत ही कड़क और शालीन आवाज में कहा, डॉक्टर प्रिपेयर द बेड। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। मैं मिस्टर विक्रांत ओबरॉय को अपना खून देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अस्पताल के स्पेशल वीआईपी ब्लड डोनेशन रूम के अंदर दो बेड्स पास पास सजे हुए थे। बाईं तरफ वाले बेड पर विक्रांत सिंह ओबरॉय बेहोश लेटा हुआ था। उसके मुंह पर वेंटिलेटर मास्क लगा था और उसके सीने पर सफेद पट्टियों का एक भारी अंबार बंधा था। उसके दाहिने हाथ की नस में एक मोटी नली लगी हुई थी। ठीक उसके बगल वाले बेड पर रावी मेहरा लेटी हुई थी। उसके बाएं हाथ की नस से एक नली निकलकर सीधे एक प्लास्टिक के बैग में जा रही थी, जहां उसका गाढ़ा लाल खून धीरे धीरे जमा हो रहा था और फिर मशीन के जरिए सीधे विक्रांत के शरीर के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था। कमरे में सिर्फ मशीनों की टुक टुक की यांत्रिक आवाज गूंज रही थी। रावी ने करवट ली और बहुत ही खामोशी से बेहोश पड़े विक्रांत के चेहरे को देखने लगी। विक्रांत का वो घमंडी चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत और मासूम लग रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा गहरी नींद में सोया हो। रावी को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी अपनी नसों का खून इस वक्त विक्रांत के दिल की धड़कनों को दोबारा जिंदा कर रहा था। जो इंसान उसकी बर्बादी की वजह बना, आज वह खुद अपनी रंगों का लहू देकर उसे एक नई जिंदगी सौंप रही थी। कैसा खेल है यह किस्मत का मिस्टर ओबरॉय। हमारी नसों का खून एक हो रहा है, लेकिन हमारे दिल के बीच नफरत की जो खाई है वह कभी नहीं भर पाएगी। रावी ने मन ही मन सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कमजोरी के कारण उसका अपना सिर भी अब भारी होने लगा था। लगभग 3 घंटे के इस लंबे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद विक्रांत के शरीर के विटाल्स, धड़कन और ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है और अगले कुछ घंटों में उसे होश आ जाएगा। रावी ब्लड डोनेट करने के बाद बहुत ही कमजोर कदमों से व्हील चेयर पर बैठकर बाहर वीआईपी कॉरिडोर के प्राइवेट कैबिन में आई। दिग्विजय सिंह ओबराय पहले से ही उस कैबिन के अंदर मौजूद थे। उन्होंने समीर और बाकी के सुरक्षा गार्ड्स को बाहर ही रोक दिया था, क्योंकि वे रावी से बिल्कुल अकेले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बात करना चाहते थे। दिग्विजय सिंह ने रावी को बहुत ही बारीक और गंभीर नजरों से देखा। उन्होंने आगे बढ़कर रावी के सिर पर अपना हाथ रखा।
रावी बेटा, आज तुमने जो किया है उसके बाद पूरा ओबरॉय खानदान अपनी पूरी दौलत देकर भी तुम्हारा यह कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। तुमने दूसरी बार मेरे विक्रांत को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा था मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपका कोई कर्ज या कोई एहसान नहीं चाहिए। मैंने जो किया वह सिर्फ एक इंसानियत के नाते किया। अब मेरे पापा की तबीयत कैसी है मुझे बस यह बता दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रावी ने अपनी कमजोर लेकिन खुददार आवाज में कहा। दिग्विजय सिंह ने एक बहुत ही भारी और ठंडी सांस ली। वे अपनी सोने की छड़ी को फर्श पर टिकाते हुए रावी के बिल्कुल करीब आए और बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, रावी, तुम इस मैंसन से, इस अस्पताल से और विक्रांत की जिंदगी से दूर भागना चाहती हो, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन कल रात के इस हमले ने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी है। कामनी और शौर्य भले ही मैंसन के अंदर नज़रबंद है, लेकिन उनका 22 साल पुराना सीक्रेट नेटवर्क बाहर अभी भी पूरी तरह एक्टिव है। वे विक्रांत को मार कर ही दम लेंगे। विक्रांत स्वभाव से बहुत जिद्दी और शक्की है। वह किसी भी सुरक्षा गार्ड या बाउंसर को अपने करीब नहीं आने देता, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है, चाहे गुस्से में ही सही। तुम 2 बार उसकी ढाल बन चुकी हो। अगर तुम चली गई तो मेरे पोते की जान कल सुबह होने से पहले चली जाएगी। तो मैं क्या करूं मिस्टर ओबरॉय? मैं कोई प्रोफेशनल बॉडीगार्ड नहीं हूं और मैं उस इंसान के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती जो मुझसे इतनी घृणा करता है। रावी ने अपने दांत भींचे। दिग्विजय सिंह ने अपनी जेब से एक बहुत ही कीमती मखमली लाल रंग का लिफाफा निकाला और उसे रावी के सामने टेबल पर रख दिया। उस लिफाफे के ऊपर सोने के अक्षरों में लिखा था, सीक्रेट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। रावी की आंखें यह देख कर सिकुड़ गई। ये ये क्या बकवास है? यह कोई बकवास नहीं है रावी, यह एक अंतिम समझौता है। दिग्विजय सिंह की आवाज में इस वक्त ओबराय साम्राज्य के असली मालिक का वो गंभीर और लाचार रूप साफ दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हारे सामने एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट डील रख रहा हूँ। तुम कानूनी तौर पर विक्रांत सिंह ओबराय की पत्नी बनकर, उसकी सीक्रेट वाइफ बनकर ओबराय मेंशन में वापस आओगी। दुनिया के सामने, मीडिया के सामने यह शादी पूरी तरह से गुप्त रहेगी। किसी को इस बात की भनक नहीं होगी। मेंशन के अंदर तुम हर वक्त विक्रांत के साथ उसके साये की तरह रहोगी, उसकी हर एक मोमेंट पर नजर रखोगी और उसे इस अंदरूनी दुश्मनों से बचाओगी। तुम उसकी कानूनी ढाल बनोगी। रावी ने एक कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। और मैं इस घिनौने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों करूं? मुझे क्या मिलेगा बदले में? आपकी ये दौलत? मुझे इस कागज के टुकड़ों से नफरत है। दिग्विजय सिंह ने सीधे रावी की आंखों में देखा और बहुत ही धीमे लेकिन अचूक शब्दों का वार किया। बदले में ओबरा मेडिकल ट्रस्ट तुम्हारे पापा राकेश मेहरा के इस पूरे कौमा का इंटरनेशनल न्यूरो इलाज ताउम्र पूरी तरह मुफ्त करेगा। अमेरिका के डॉक्टर क्लार्क और उनकी पूरी टीम अगले 1 साल तक इसी अस्पताल की स्पेशल विंग में राकेश जी के लिए तैनात रहेगी। तुम्हारे पापा के वेंटिलेटर का, दवाइयों का और हर एक सांस का करोड़ों का खर्च ओबराय ट्रस्ट उठाएगा। और हाँ, तुम्हारे मिडिल क्लास परिवार का वो घर जो बैंक सील करने वाला था, उसके सारे पेपर्स आज ही क्लियर करके तुम्हारी माँ को सौंप दिए जाएंगे। तुम्हारे परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। रावी, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो अपनी इस मिडिल क्लास स्वाभिमान को लेकर यहाँ से चली जाओ और पैसों की कमी के कारण अपने पापा के वेंटिलेटर को अपनी आंखों के सामने बंद होते देखो, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके विक्रांत की हिडन वाइफ बनो और अपने पापा को एक नई जिंदगी दे दो। फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। रावी का पूरा वजूद यह शर्त सुनकर भीतर तक पूरी तरह हिल गया। उसके सामने टेबल पर वो सीक्रेट मैरिज का कागज रखा था जो उसके स्वाभिमान की बलि मांग रहा था, और दूसरी तरफ आईसीयू के बेड पर लेटे उसके पापा की आखिरी सांसें थी। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ अपने खुद के आत्मसम्मान का सौदा करके ही खुलता था। रावी ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा सीधे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गिरा। प्राइवेट कैबिन के अंदर की हवा इस वक्त पूरी तरह थम चुकी थी। रावी मेहरा के हाथ में पकड़ा वो साधारण सा ब्लैक इंक पेन कांप रहा था और उसकी आंखों से बहता हुआ एक गर्म आंसू सीधे उस लाल मखमली लिफाफे से निकले सफ़ेद कानूनी कागज पर जाकर गिरा, जिससे वहां की स्याही थोड़ी सी फैल गई। रावी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था
मानो उसकी छाती फट जाएगी। उसके सामने एक तरफ उसके मिडिल क्लास परिवार का वो अटूट स्वाभिमान था जिसे उसने आज तक अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा था, और दूसरी तरफ आईसीयू के वार्ड नंबर 405 में वेंटिलेटर की मशीनों के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे उसके पापा राकेश मेहरा की जिंदगी थी। दिग्विजय सिंह ओबराय अपनी सोने की छड़ी को फर्श पर टिकाए बहुत ही शांत और गंभीर नजरों से रावी के इस मानसिक संघर्ष को देख रहे थे। वे जानते थे कि उन्होंने रावी को एक ऐसे चक्रव्यूह में ला खड़ा किया है जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ अपनी खुद की खुददारी की बलि देकर ही खुल सकता था। रावी ने अपने कांपते हुए होठों को दांतों के बीच कसकर भींचा। उसने एक आखिरी बार गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद करके अपने पापा के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया और बहुत ही भारी मन से उस सीक्रेट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के सबसे निचले हिस्से पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। रावी मेहरा जैसे ही पेन की नोक उस कागज से हटी, रावी को एहसास हो गया कि आज से उसकी अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, उसकी अपनी मर्जी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि दुनिया की नज़रों से दूर इस बंद कमरों के पीछे देश के सबसे बड़े और घमंडी सुपरस्टार विक्रांत सिंह ओबरॉय की हिडन वाइफ बन चुकी थी। उसने पेन को मेज पर पटका और दिग्विजय सिंह की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही रूंधे लेकिन कड़े लहजे में कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैंने आपकी शर्त पर, इस सौदे पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। मैंने अपने पापा की जिंदगी के लिए अपना यह स्वाभिमान आपके इस ओबराय खानदान के पैरों में रख दिया है। लेकिन याद रखिएगा, आज इसी वक्त से अमेरिका के डॉक्टर क्लार्क और उनकी पूरी टीम मेरे पापा के इलाज में लग जानी चाहिए, और मेरे घर के जो सेलिंग पेपर्स हैं वे आज शाम होने से पहले मेरी माँ के हाथों में होने चाहिए। अगर आपकी ट्रस्ट की तरफ से एक भी वादे में कोई कमी आई तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इसी वक्त फाड़ कर इस मेंशन की दहलीज को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो रावी बेटा। ओबराय साम्राज्य के मालिक दिग्विजय सिंह ने अगर कोई जुबान दी है तो वह कभी खाली नहीं जाती। आज से तुम्हारे परिवार की सुरक्षा और तुम्हारे पापा के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। समीर इसी वक्त सारे लीगल पेपर्स लेकर तुम्हारी माँ के पास अस्पताल पहुंच रहा है। दिग्विजय सिंह ने बहुत ही राहत भरी और गंभीर आवाज में कहा। उन्होंने टेबल पर रखे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाया और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। सिटी हॉस्पिटल के सबसे आलीशान और सुरक्षित वीआईपी सूइट नंबर 101 का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुला। विक्रांत सिंह ओबराय बेड पर लेटा हुआ था। उसकी छाती और दाहिने कंधे के हिस्से पर सफेद पट्टियों का एक बहुत ही भारी और मोटा अंबार बंधा हुआ था। गोली तो डॉक्टरों ने शरीर से बाहर निकाल दी थी और रावी द्वारा दिए गए ओ नेगेटिव ब्लड के कारण उसके शरीर का ब्लड प्रेशर भी अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। उसकी गहरी भूरी आंखें धीरे धीरे खुली। कमरे की मध्यम रोशनी में उसने चारों तरफ देखा। सर आपको होश आ गया? डॉक्टर प्लीज़ जल्दी अंदर आइए, सर को होश आ चुका है। वैनिटी सोफे पर बैठे समीर ने जैसे ही विक्रांत की आंखों को हिलते देखा, वह पागलों की तरह चिल्लाता हुआ डॉक्टर को बुलाने लगा। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर मेहता और 2 नर्सों ने विक्रांत के विटाल्स को चेक किया। डॉक्टर्स ने एक राहत की सांस ली और कहा, मिस्टर ओबरॉय, यू आर एब्सोल्युटली लकी। गोली आपके दिल को छू कर निकल गई। आपके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, लेकिन सही वक्त पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होने के कारण आपकी जान बच गई। आपको कम से कम 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना होगा। विक्रांत ने अपने मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क को बहुत ही कमजोरी के साथ अपने हाथ से हटाया। उसकी आवाज़ बहुत ही भारी और रूंधी थी। समीर, रावी कहाँ है? वह ठीक तो है ना? कल रात उस कॉरिडोर में शूटर ने उस पर। समीर ने डॉक्टर मेहता की तरफ देखा। डॉक्टर ने इशारा किया और वे नर्सों को लेकर कमरे से बाहर चले गए ताकि विक्रांत अपने मैनेजर से अकेले में बात कर सके। समीर ने आगे बढ़कर विक्रांत के बेड के सिरहाने को थोड़ा सा ऊपर उठाया और बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, सर, मिस रावी बिल्कुल ठीक है। कल रात उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस शूटर राणा पर फ्लावर पॉट से हमला किया था, जिसकी वजह से उसकी बंदूक छूट गई और वह भाग गया। और सर, आपको जो ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ा है वह भी किसी ब्लड बैंक से नहीं आया। पूरे अस्पताल में सिर्फ मिस रावी का ही ब्लड ग्रुप आपसे मैच कर रहा था। उन्होंने लगातार 3 घंटे तक अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। विक्रांत यह बात सुनकर एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने कल रात का वो धुंधला मंजर दोबारा घूमने लगा, जब रावी
रावी उसकी गोद में रो रही थी और चिल्ला रही थी। उसे एहसास हुआ कि रावी ने तीसरी बार उसकी जिंदगी की रक्षा की थी। लेकिन तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला और दिग्विजय सिंह ओबरॉय हाथ में अपनी सोने की छड़ी लिए बहुत ही गंभीर और रोबाली चाल के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लाल रंग का लिफाफा था। समीर, तुम बाहर जाओ, मुझे विक्रांत से बहुत ही जरूरी बात करनी है, दिग्विजय सिंह ने कड़े लहजे में कहा। समीर चुपचाप सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। दिग्विजय सिंह विक्रांत के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने उस लाल लिफाफे को विक्रांत के कम्बल पर फेंक दिया। विक्रांत ने अपनी कांपती उंगलियों से उस लिफाफे को खोला और अंदर रखे पेपर्स को पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी नज़र उस कागजात की मुख्य हेडिंग सीक्रेट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और सबसे निचले लिखे है रावी मेहरा के हस्ताक्षर पर पड़ी, विक्रांत का पूरा दिमाग एक ही सेकंड में शून्य हो गया। उसके चेहरे की नसें गुस्से और अविश्वास के मारे तन गई और उसकी आंखों में जो ग्लानि और पछतावा था वह एक ही पल में गायब होकर उसके पुराने सुपरस्टार वाले अहंकार और हिंसक गुस्से में बदल गया। दादाजी, यह क्या बकवास है? आपने मेरी मर्जी के बिना इस मामूली बैकस्टेज लड़की से मेरी कानूनी शादी करवा दी, वह भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड पर उठने की कोशिश की, जिससे उसकी छाती के टांकों में एक बहुत तेज दर्द का झटका लगा और उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। शांत बैठो विक्रांत, यह कोई बकवास नहीं है, यह मेरा अंतिम और अटल फैसला है। दिग्विजय सिंह ने अपनी छड़ी को फर्श पर मजबूती से टिकाते हुए बहुत ही कड़क आवाज में कहा। कामनी और शौर्य के गुर्गे बाहर अभी भी तुम्हें मारने के लिए घूम रहे हैं। तुम अपनी जिद में किसी भी सुरक्षा गार्ड को अपने पास टिकने नहीं देते। रावी ने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है और अपना खून भी दिया है। वह तुम्हारी सबसे वफादार और मजबूत ढाल है। इसलिए मैंने उसके पापा राकेश मेहरा के इंटरनेशनल कोमा केयर इलाज के बदले यह डील साइन करवाई है। यह शादी पूरी दुनिया और मीडिया के सामने पूरी तरह गुप्त रहेगी। रावी आज से ओबराय मैंसन में तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर और तुम्हारी हिडन वाइफ बनकर रहेगी। तुम्हें यह फैसला हर हाल में मानना ही होगा। दिग्विजय सिंह बिना विक्रांत के किसी और विरोध का इंतजार किए अपनी छड़ी टेकते हुए भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। विक्रांत बेड पर अकेला पड़ा हुआ था। उसका वो सुपरस्टार का असीम ईगो और घमंड इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वह एक मिडिल क्लास लड़की के सामने इस कदर लाचार हो चुका था। उसका सक्के दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। उसे लगा कि रावी ने उसके पछतावे, उसके दर्द और उसके दादाजी की लाचारी का बहुत ही सातिर तरीके से फायदा उठाया है। वह सोचने लगा, कल रात मैंने इससे माफी क्या मांग ली, इसने तो सीधे ओबराय खानदान की इकलौते बारिश से शादी का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करवा लिया। कितनी चालाक है यह लड़की। पहले मसीहा बनकर मेरी नज़रों में आई और जब देखा कि गेम पलट रहा है तो सीधे मेरी पत्नी बनने का अधिकार पा लिया, ताकि यह पूरी जिंदगी ओबराय साम्राज्य की दौलत पर ऐश कर सके। विक्रांत का वह पुराना सक्की रूप अपनी पूरी क्रूरता के साथ वापस लौट आया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह रावी को इस समझौते की इतनी भयानक सजा देगा कि वह खुद इस मैंसन से भागने की भीख मांगेगी। 3 दिन बाद विक्रांत सिंह ओबराय को अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस ओबराय मैंसन के उस पर्सनल पेंट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। कामनी और शौर्य को दादाजी के सख्त आदेश पर हवेली के पिछले सर्वेंट क्वार्टर से भी हटाकर शहर से दूर ओबराय ट्रस्ट के एक अज्ञात और भूमिगत सीक्रेट बेसमेंट के कमरों में हमेशा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया जा चुका था। उनका चैप्टर अब पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। रात के ठीक 9 बज रहे थे। पेंट हाउस के मुख्य आलीशान लिविंग एरिया में विक्रांत एक ब्लैक सिल्क की नाइट गाउन पहने, हाथ में वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लिए सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त वही पुराना खूंखार और जानलेवा गुस्सा चमक रहा था। समीर, बुलाओ उस नई ओबराय खानदान की बहू को, मेरी उस सो कॉल्ड हिडन वाइफ को मेरे सामने। विक्रांत ने अपनी ठंडी, भारी और हिंसक आवाज में दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया। समीर ने डरते डरते पेंट हाउस के गेस्ट रूम का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही सेकंड में रावी मेहरा कमरे से बाहर आई। उसने एक बेहद सारा गहरे नीले रंग का सूती सूट पहन रखा था। उसके हाथों की कलाइयों पर अभी भी हथकड़ी के निशान थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता थी। वह बहुत ही शांत और गरिमापूर्ण कदमों से चलती हुई विक्रांत के सोफे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में विक्रांत के लिए जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार की भावना थी। विक्रांत ने जैसे ही रावी को सामने देखा, उसने अपने हाथों में पकड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट की भारी फाइल पूरी ताकत से हवा में लहराई और सीधे रावी के पैरों के पास फर्श पर फेंक दी। पेपर्स फर्श पर बिखर गए। वेल वेल वेल,
लुक हुई यार, ओबराय खानदान की नई सीक्रेट बहू मिस रावी मेहरा, या मुझे तुम्हें मिसेस विक्रांत सिंह ओबराय कहना चाहिए। विक्रांत ने अपनी होठों पर एक बहुत ही कड़वी हिकारत भरी मुस्कान लाते हुए तंज कसा। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि समीर भी पीछे कोने में सहम गया। रावी ने नीचे गिरे पेपर्स को देखा, फिर अपनी नजरें उठाकर सीधे विक्रांत की सुलगती हुई आंखों में गड़ा दी। मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय, मुझे आपके इस ओबराय खानदान के नाम का या आपकी इस पत्नी की पदवी का रत्ती भर भी शौक नहीं है। आपके दादाजी ने मेरे सामने जो मजबूरी रखी थी, मैंने सिर्फ अपने पापा की आखिरी सांसों को बचाने के लिए उस पर दस्तखत किए हैं। मेरे लिए यह शादी कोई पवित्र बंधन नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक बिजनेस डील है। सौदा? वाह, कितनी सफाई से अपनी इस चालाकी को सौदे का नाम दे रही हो रावी। विक्रांत झटके से सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी छाती की पट्टियां अभी भी बंद ही थी, लेकिन उसका गुस्सा इस वक्त उसके शारीरिक दर्द पर कहीं ज्यादा भारी था। वह धीरे धीरे अपने भारी कदमों को बढ़ाता हुआ रावी के बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था और विक्रांत की सांसें रावी के चेहरे पर सीधे टकरा रही थी। उसने झटके से रावी के दोनों कंधों को अपनी मजबूत उंगलियों से इतनी बेरहमी और मजबूती से दबोच लिया कि रावी के मुंह से दर्द की एक तेज चीख निकल गई। विक्रांत ने उसे अपनी तरफ खींचा और बहुत ही हिंसक, ठंडे और धमकी भरे लहजे में कहा, अपनी ये मासूमियत का मुखौटा अब मेरे सामने से हमेशा के लिए हटा दो रावी मेहरा। कल रात मैंने तुम्हारे सामने घुटने क्या टेक दिए, तुमने तो सीधे मेरे दादाजी की लाचारी का फायदा उठाकर इस ओबराय मेंशन की तिजोरी की चाबियां ही हासिल कर ली। तुमने सोचा था कि खून तुम मेरा खून देकर मेरी जान बचाकर मेरी हिडन वाइफ बन जाओगी और इस आलिशान महल की रानी बनकर ऐश करोगी। अब देखो कि मैं तुम्हारे इस सपने को कैसे एक जिंदा नर्क में बदलता हूँ। रावी को अपने कंधों पर विक्रांत की उंगलियों का असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने विक्रांत की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही कड़क और बेबाक आवाज में कहा, अपनी इस गंदी और शक्की सोच को अपने पास ही रखिए मिस्टर ओबराय। मुझे आपकी इस तिजोरी से या आपकी इस दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपना खून एक इंसानियत के नाते दिया था, किसी सौदे के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मुझे डराकर या इस तरह अपनी इस जानवर रूप को दिखाकर तोड़ देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। रावी मेरा झुकना नहीं जानती। ओह, सच में? तो आज से तुम्हारी ये गलतफहमी मैं खुद दूर करूंगा। विक्रांत ने रावी को झटके से पीछे की तरफ धकेला, जिससे वह सोफे के कोने से जा टकराई। विक्रांत ने अपनी जेब से एक बहुत ही कड़क और नया लीगल रूल बुक निकाली और उसे रावी के चेहरे के सामने लाया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली रावी, आज से तुम इस मैंसन के अंदर सिर्फ मेरी हिडन वाइफ हो। इसका मतलब है कि तुम इस पेंट हाउस के इस हिस्से से बाहर कदम रखने के लिए भी मेरी मर्जी की मोहताज हो। नियम नंबर 1, तुम आज के बाद बिना मेरी परमिशन के इस हवेली की दहलीज पार नहीं कर सकती। नियम नंबर 2, तुम अस्पताल में अपनी माँ या बहन से सिर्फ हफ्ते में एक बार, वो भी समीर की निगरानी में ही बात कर पाओगी। तुम्हारा फोन हर वक्त समीर के पास जमा रहेगा। नियम नंबर 3, इस मेंशन के अंदर अगर तुम किसी भी बाहरी इंसान, मीडिया या किसी दूसरे मर्द से भी, यहाँ तक कि मिस्टर मल्होत्रा से भी बात करती हुई दिखाई दी, तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पापा का वो अमेरिका का इलाज रुकवा दूंगा और उन्हें वापस उसी सरकारी अस्पताल की बेड पर फेंक दूंगा जहाँ वे बिना वेंटिलेटर के एक मिनट भी सांस नहीं ले पाएंगे। तुम अब मेरी कानूनी कैद में हो रावी मेहरा, और इस कैद से आज़ादी तुम्हें सिर्फ मेरी मर्जी से ही मिल सकती है। विक्रांत ने बहुत ही क्रूर, कठोर और पजेसिव लहजे में अपनी पाबंदियों का जाल रावी के चारों तरफ बिछा दिया। रावी विक्रांत के इन क्रूर और धमकी भरे शब्दों को सुनकर भीतर तक पूरी तरह हिल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके पापा का वेंटिलेटर इस वक्त विक्रांत के हाथ का वो रिमोट कंट्रोल बन चुका था, जिसके दम पर वह घमंडी सुपरस्टार उसके स्वाभिमान को कुचलना चाहता था। रावी की आंखों से आंसू की एक बूंद छलक कर फर्श पर गिरी, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को कड़ा रखा। उसने विक्रांत की आंखों में देखा और बहुत ही धीमी, बर्फीली और कशिश भरी आवाज में कहा, ठीक है मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय,
मुझे आपकी ये सारी पाबंदियां और आपकी यह कैद मंजूर है। मैं अपने पापा की हर एक सांस के लिए इस नर्क में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात अपने इस घमंडी दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। आप मेरे शरीर को इस कमरे के अंदर बंद रख सकते हैं, मेरे पापा के इलाज के दम पर मुझे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन रावी मेहरा के साफ साफ जमीर, उसकी आत्मा और उसकी रूह पर अपना हक आप अपनी इस पूरी दौलत को देकर भी कभी नहीं जता पाएंगे। मैं आपसे नफरत करती हूँ और मेरी यह नफरत इस मैंसन की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत रहेगी। रावी ने झटके से अपना रुख बदला, फर्श पर बिखरे हुए पेपर्स को वैसे ही छोड़ दिया और लंबे गरिमापूर्ण कदमों से चलती हुई अपने गेस्ट रूम के अंदर चली गई। उसने दरवाजा को अंदर से बंद कर लिया। विक्रांत अपनी जगह पर अकेला खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। रावी की आंखों में उसके लिए जो असीम नफरत और बिना डर की चमक थी, उसने विक्रांत के दिल को भीतर से एक बार फिर चीर कर रख दिया था। वह अपनी इस भयंकर पजेसिवनेस और गुस्से के पीछे असल में रावी को खोने के उस डर को छुपा रहा था जो उसे कल रात गोली लगने के बाद महसूस हुआ था। ओबरॉय मेंसन के उस आलीशान और विशाल पेंट हाउस में सुबह की पहली सुनहरी किरण जैसे ही कांच की बड़ी खिड़कियों को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई, चारों तरफ पसरा वो डरावना सन्नाटा धीरे धीरे टूटने लगा। रात भर की उस भयंकर तकरार और पाबंदियों के जाल के बाद हवा में अभी भी एक अजीब सी कड़वाहट और तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। गेस्ट रूम के अंदर रावी मेहरा फर्श पर बिछी एक साधारण सी चटाई पर पूरी रात जागने के बाद अभी अभी खड़ी हुई थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में दोबारा बहुत ही मजबूती और सलीके से बांधा। उसकी कलाइयों पर हथकड़ी के वो गहरे नीले काले निशान आज सुबह की तेज रोशनी में और भी ज्यादा साफ और दर्दनाक दिखाई दे रहे थे। उसकी कोहनी पर बंधी सफेद पट्टी पर भी खून का एक छोटा सा धब्बा लगा हुआ था, लेकिन रावी की आंखों में अपनी लाचारी को लेकर एक भी आंसू नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की एक भयंकर जिद चमक रही थी। तभी अचानक रावी के कमरे के भारी दरवाजे पर बहुत ही बेरहमी और जोर जोर से दस्तखत हुई। दरवाजा बाहर से इतनी जोर से पीटा गया कि पूरा कमरा गूंज उठा। खड़ी हो जाओ रावी मेहरा, सुबह के सब 6 बज चुके हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस सीक्रेट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके ओबराय मेंसन की इस आलीशान कमरे में दिन के 12 बजे तक सोती रहोगी? दरवाजा खोलो। बाहर से विक्रांत सिंह ओबराय की वो ठंडी भारी कड़क और हिंसक आवाज गूंजी। रावी ने अपने चेहरे के भावों को कड़ा किया, आगे बढ़ी और झटके से दरवाजे की कुंडी खोल दी। चौखट पर विक्रांत खड़ा था। उसने सिल्क का एक डार्क ग्रे कलर का नाइट सूट पहन रखा था और उसकी छाती पर अभी भी कल रात की पट्टियों का भारी अंबार साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कल रात का वो जानवर रूप और सुपरस्टार का असीम अहंकार अपनी पूरी क्रूरता के साथ वापस लौट आया था। वह अंदर से अपनी उस भयंकर आत्मग्लानि और पछतावे को छुपाने के लिए रावी के सामने और भी ज्यादा सख्त और रूखा होने का नाटक कर रहा था। मिस्टर ओबरॉय, अपनी इस चिल्लाने की आदत को थोड़ा सा बदलिए। मैं पिछले 2 घंटे से जाग रही हूँ और मुझे देर तक सोने की कोई बीमारी नहीं है। बताइए, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर इस तरह हंगामा करने का क्या मकसद है आपका? रावी ने विक्रांत की सुलगती हुई आंखों में सीधे देखते हुए बिना किसी डर के कहा। विक्रांत ने अपने होठों पर एक बहुत ही कड़वी और हिकारत भरी मुस्कान लाई। उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली रावी। आज से तुम इस पेंट हाउस में कोई वीआईपी गेस्ट या ओबराय खान की महारानी नहीं हो। तुम मेरी हिडन वाइफ हो, जिसका मतलब है तुम्हें इस पूरे पेंट हाउस की साफ सफाई, मेरे पर्सनल कपड़ों की डस्टिंग और सुबह के ठीक 6:30 बजे मेरे लिए बिल्कुल कड़क ब्लैक कॉफ़ी और मेरा डाइट नाश्ता खुद अपने हाथों से तैयार करना होगा। इस मैंसन के जितने भी महंगे सेफ और नौकर हैं, वे आज से इस पेंट हाउस के अंदर कदम भी नहीं रखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये मिडिल क्लास स्वाभिमान मेरे इस पर्सनल ऑर्डर्स के सामने कितनी देर तक सीधा खड़ा रहता है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे का समय है, जल्दी करो। विक्रांत ने झटकी से अपना रुख बदला और लिविंग एरिया के सोफे की तरफ बढ़ गया। रावी ने विक्रांत के जाते हुए चौड़े कंधे को देखा। उसने अपने दांत भींचे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वह जानती थी कि विक्रांत उसे प्रताड़ित करने और उसे तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन रावी मेहरा एक फाइटर थी। उसने अपने बैग को कोने में रखा और सीधे पेंट हाउस के उस आलीशान मॉडल किचन की तरफ बढ़ गई।
ठीक आधे घंटे बाद सुबह के 6:30 बज रहे थे। विक्रांत लिविंग रूम के बड़े से लेदर सोफे पर बैठा अपने आईपैड पर कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स देख रहा था। उसकी पीठ का जख्म अभी भी रह रहकर बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिनक तक नहीं आने दी थी। तभी किचन की तरफ से रावी के कदमों की आहट आई। रावी के हाथों में एक साधारण सी ट्रे थी। विक्रांत को उम्मीद थी कि रावी उसके डाइट चार्ट के हिसाब से महंगे विदेशी ओट्स, एवोकाडो टोस्ट और ब्लैक कॉफ़ी लेकर आएगी, जिसे बनाने में उसे तकलीफ हुई होगी। लेकिन जैसे ही रावी ने उस चांदी की ट्रे को विक्रांत के सामने कांच की टेबल पर रखा, विक्रांत की आंखें गुस्से के मारी पूरी तरह से सिकुड़ गई। टेबल पर कांच के एक मग में कड़क ब्लैक कॉफ़ी की जगह पीतल के एक छोटे से बर्तन में खौलती हुई मिडिल क्लास स्टाइल की अदरक और इलायची वाली कड़क दूध की चाय रखी थी, और उसके बगल में एक साधारण सी प्लेट में बहुत ही ताज़ा गर्मा गर्म पोहा सजा हुआ था, जिसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च और नींबू का एक टुकड़ा रखा था। यह पूरी तरह से एक शुद्ध भारतीय परिवार का नाश्ता था। विक्रांत झटके से सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने नफरत से उस प्लेट की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक भयानक चिढ़ थी। व्हाट इज दिस गार्बेज रावी? ये क्या बकवास है? मैंने तुमसे साफ साफ शब्दों में मेरी ब्लैक कॉफ़ी और मेरा डाइट नाश्ता बनाने के लिए कहा था। तुम मेरे सामने यह सड़क छाप पोहा और चाय लेकर आई हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि विक्रांत सिंह ओबरॉय के स्टैंडर्ड का नाश्ता क्या होता है? विक्रांत ने गुस्से में पागल होते हुए अपना हाथ हवा में उठाया और उस पोहे की प्लेट को टेबल से नीचे फर्श पर फेंकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया, रावी ने एक चीते की रफ्तार से आगे बढ़कर विक्रांत की कलाई को बीच में ही बहुत मजबूती से थाम लिया। रावी की उंगलियों की पकड़ विक्रांत की कलाई पर इतनी सख्त थी कि विक्रांत एक पल के लिए दंग रह गया। अपनी इस अमीर और घमंडी आदत को अपने तक ही सीमित रखिए मिस्टर ओबरॉय। रावी की आवाज़ में इस वक्त एक ऐसी कड़क और बेबाक दहाड़ थी जिसने विक्रांत के अहंकार को हिलाकर रख दिया। यह नाश्ता कोई कचरा नहीं है। यह देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की ईमानदारी की कमाई का नाश्ता है, जिसे खाकर लोग दिन रात मेहनत करते हैं और आपके जैसे स्टार्स की जेब भरते हैं। आपके उस महंगे सेफ का डाइट चार्ट मेरे इस किचन की डिक्शनरी में नहीं आता। मुझे जो बनाना आता है मैंने पूरी मेहनत से बनाया है। अगर आपको खाना है तो खाइए, वरना भूखे रहिए, लेकिन मेरी बनाई हुई चीज़ का अपमान करने की जरूरत दोबारा मत करना। रावी ने झटके से विक्रांत का हाथ पीछे की तरफ धकेल दिया। विक्रांत रावी के मुंह से अपने लिए ऐसे तीखे और सीधे शब्द सुनकर गुस्से से पूरी तरह कांपने लगा। उसके सुपरस्टार की ईगो को रावी की हर एक बात सीधे चोट पहुंचा रही थी। वह रावी पर दोबारा चिल्लाने ही वाला था कि तभी पेंट हाउस का मुख्य दरवाजा बहुत ही आहिस्ते से खुला और समीर हाथ में राकेश मेहरा की नई मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ जरूरी फाइल्स लिए अंदर दाखिल हुआ। सर, मिस रावी, नमस्ते, समीर ने बहुत ही शालीनता और नरमी से कहा। वह रावी के पास पहुंचा और बहुत ही आदर के साथ मुस्कुराते हुए बोला, मिस रावी, आपके लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका के डॉक्टर क्लार्क ने अभी अभी राकेश जी की नई न्यूरो रिपोर्ट्स चेक की है। उनका कहना है कि आपके पापा का वेंटिलेटर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उनके ब्रेन की नसें धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। डॉक्टरों को पूरा यकीन है कि अगर इसी तरह इलाज चलता रहा तो वे बहुत जल्द इस कोमा से बाहर आ जाएंगे। यह आज सुबह की सबसे बेस्ट रिपोर्ट है। रावी ने जैसे ही अपने पापा की इस नई और सकारात्मक रिपोर्ट के बारे में सुना, उसके पूरे चेहरे पर एक असीम खुशी और राहत का रंग दौड़ गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू की कुछ बूंदें झलक आए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। थैंक यू सो मच समीर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यह खबर मुझे इतनी सुबह देने के लिए। मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा था। रावी की आवाज़ में इस वक्त एक ऐसी कोमलता और सच्ची मुस्कान थी जिसे उसने पिछले कई दिनों से अपने अंदर छुपा रखा था। वह बहुत ही नरमी से समीर के बिल्कुल करीब खड़ी होकर उस मेडिकल फाइल के पन्नों को देखने लगी। समीर और रावी को इस तरह एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े होकर इतनी नरमी और खुशी से बात करते देख सोफे के पास खड़े विक्रांत सिंह ओबरॉय के दिल के अंदर अचानक जेलसी और अधिकार का एक ऐसा भयानक ज्वालामुखी फटा जिसने उसके पूरे दिमाग को शून्य कर दिया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसके सामने हर वक्त एक शेरनी की तरह नफरत पाल कर खड़ी रहती है, जो उसे फुटी आंख नहीं सुहाती, वही लड़की समीर के सामने इतनी कोमल, इतनी खुश और इतनी सहज कैसे हो सकती थी। विक्रांत के सबकॉन्शियस माइंड में रावी को खोने का और उस पर अपना पूरा हक जताने का वो जानवर जैसा पजेसिव रूप पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। समीर, विक्रांत की आवाज़ पूरे पेंट हाउस में एक खूंखार शेर की दहाड़ की तरह गूंजी।
उसकी आंखों में इस वक्त भयंकर खून उतरा हुआ था। समीर झटके से पीछे हटा। उसका फोन हाथ से छूटते छूटते ही बजा। जी जी सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के इस पेंट हाउस के अंदर इतनी सुबह कदम रखने की? और तुम यहाँ मूनलाइट कंपनी के मैनेजर हो या इस लड़की के पर्सनल पीए? अपनी ये फाइल टेबल पर रखो और इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ माई पेंट हाउस राइट नाउ। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर समीर पर अपना गुस्सा निकाला। आई एम सॉरी सर, मैं बस रिपोर्ट देने आया था। समीर बुरी तरह से डर गया। उसने फाइल को टेबल पर रखा और बहुत ही तेजी से कदमों के साथ पेंट हाउस के मुख्य दरवाजे से बाहर भाग गया। कमरे में एक बार फिर वही भयानक सन्नाटा छा गया। रावी गुस्से में लाल होकर विक्रांत की तरफ मुड़ी। मिस्टर ओबरॉय, ये क्या बदतमीजी है? समीर सर, सिर्फ मेरे पापा की अच्छी खबर लेकर आए थे, आपने उन पर इस तरह क्यों? रावी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि विक्रांत ने एक चीते की रफ्तार से आगे बढ़कर रावी की दोनों कलाइयों को अपनी फौलादी पकड़ में दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी बेरहमी से सख्त थी कि रावी के वो हथकड़ी के पुराने जख्म दोबारा भीज गए और रावी के मुंह से दर्द की एक तेज चीख निकली। छोड़िए मुझे, आप पागल हो चुके हैं क्या? विक्रांत ने रावी को पूरी ताकत से पीछे की तरफ धकेला और उसे लिविंग रूम की मुख्य दीवार से ले जाकर कस कर सटा दिया। वह रावी के बिल्कुल ऊपर मंडरा रहा था। दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। विक्रांत ने रावी के दोनों हाथों को दीवार पर ऊपर की तरफ पिन कर दिया और उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा पागलपन और पजेसिवनेस का खौफ दिखाई दे रहा था। शट योर माउथ रावी, जस्ट शट अप। विक्रांत ने अपने दांत भींचे। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बर्फीली और जानलेवा थी। तुम भूल रही हो कि तुमने 3 दिन पहले किस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है? तुम इस वक्त कानूनी तौर पर विक्रांत सिंह ओबरॉय की हिडन वाइफ हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी ये सांसें और तुम्हारी ये नज़रें सिर्फ और सिर्फ मेरी जागीर है। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरी पत्नी इस मैंसन के अंदर किसी भी दूसरे मर्द के इतने करीब खड़ी हो या उसे देखकर इस तरह अपनी आंखों में खुशी के आंसू लाए। तुम समीर से बात करना तो दूर, आज के बाद मेरी मर्जी के बिना इस घर की किसी भी मर्द से नजर मिलाने की हिमाकत भी मत करना। तुम सिर्फ मेरी कैद में हो रावी मेहरा, और तुम्हारी हर एक मोमेंट पर सिर्फ मेरा हक है। रावी को अपनी पीठ के पीछे दीवार की कड़क ठंडक महसूस हो रही थी और उसके सामने विक्रांत का वो भारी पजेसिव और हिंसक रूप खड़ा था जो उसे अपनी बाहों की कैद में पूरी तरह भींच रहा था। रावी की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में विक्रांत के लिए असीम नफरत साफ चमक रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रांत की आंखों में सीधे देखा और बहुत ही कड़क बर्फीली आवाज में कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैंने आपके दादाजी की लाचारी और अपने पापा के इलाज के बदले इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। अपनी रूह और अपनी नजरें आपको बेचने के लिए नहीं। आप मेरे शरीर को इस दीवार से सटा सकते हैं, अपनी इस घिनौनी पजेसिवनेस का तमाशा दिखा सकते हैं, लेकिन रावी मेहरा के दिल के अंदर आपके लिए जो नफरत है उसे आप अपनी इस पूरी दौलत से भी कभी नहीं बदल पाएंगे। दूर हटिए मुझसे, मुझे आपसे घिन आती है। विक्रांत रावी की आंखों में वो अटूट खुददारी और अपने लिए साफ नफरत देकर भीतर तक पूरी तरह हिल गया। उसने झटके से रावी के हाथों को छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। रावी ने अपने कपड़ों को ठीक किया, अपनी कलाइयों को दर्द को सहलाया और बिना विक्रांत की तरफ दोबारा देखे सीधे अपने गेस्ट रूम के अंदर चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। विक्रांत लिविंग रूम में अकेला खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो फट जाएगा। वह अपनी इस भयंकर जलन और गुस्से के पीछे असल में रावी को खोने के उस गहरे डर को छुपा रहा था जो उसे कल रात गोली लगने के बाद महसूस हुआ था। वह रावी पर अपना पूरा हक जताना चाहता था, लेकिन रावी की नफरत उसे हर बार पीछे धकेल देती थी। इसी समय ओबराय मैसन के बिल्कुल पिछले हिस्से की जमीनी सतह के नीचे एक बहुत ही गहरी और खौफनाक हलचल शुरू हो चुकी थी। हवेली के पिछले अहाते में तैनात बड़े साहब का एक वफादार पुराना सुरक्षा गार्ड बलवंत हाथ में बंदूक लिए पुराने सर्वेंट क्वार्टर की दीवारों के चक्कर काट रहा था, जहां कामनी और शौर्य को पहले नजरबंद किया गया था और अब वे बेसमेंट में शिफ्ट हो चुके थे। अचानक बलवंत के कदमों के नीचे की पक्की जमीन से एक बहुत ही मध्यम गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे जमीन के बहुत नीचे कोई लोहे का भारी दरवाजा सरक रहा हो या कोई कंक्रीट की दीवार हिल रही हो। बलवंत ठिठक गया। उसने अपनी बंदूक को सीधा किया और फर्श की तरफ झुककर अपने कान जमीन से सटा दिए। चरमा
चरमरा चरमरा नीचे से किसी के भारी कदमों के चलने और लोहे की चेन्स के टकराने की बहुत ही बारीक आवाज़ें साफ आ रही थी। बलवंत का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ गया। वह अच्छे से जानता था कि ओबराय मिंसन की इस सतह के नीचे कोई आधिकारिक बेसमेंट या सुरंग नहीं है, तो फिर इस जमीन के नीचे से ये आवाज़ें कैसी आ रही है। वह पूरी तरह बेखबर था कि सर्वेंट क्वार्टर के ठीक नीचे घने अंधेरे में कामनी ओबराय का वो 22 साल पुराना सीक्रेट बंकर बना हुआ था। इस बंकर का इतिहास बहुत ही खौफनाक और खूनी था। 22 साल पहले जब कामनी इस घर की दूसरी बहू बनकर आई थी, तब उसने विक्रांत के असली पिता दिग्विजय सिंह के बड़े बेटे की एक संदेहास्पद कार एक्सीडेंट में जान ली थी और उनकी मौत के बाद विक्रांत के पिता की एक सीक्रेट डायरी कामनी के हाथ लगी थी, जिसमें ओबराय मैंसन के नीचे बने इस प्राचीन और गुप्त बंकर का पूरा नक्शा बना हुआ था। दिग्विजय सिंह को भी इस बंकर के बारे में आज तक पता नहीं था। पिछले 20 सालों से कामनी ने इस सीक्रेट बंकर का इस्तेमाल अपनी काली दुनिया को ऑपरेट करने के लिए किया था। इस बंकर के अंदर लोहे के बड़े बड़े बक्से सजे हुए थे, जिसमें करोड़ों रुपए कैश, शुद्ध सोने के बिस्कुट और अवैध इंटरनेशनल हथियारों का एक बहुत बड़ा जगीरा छिपा कर रखा गया था। यही वो असली वजह थी जिसके कारण दादाजी द्वारा कामनी और सौर्य के सारे ऑफिशियल बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स और गाड़ियां फ्रीज करने के बाद भी कामनी इसी छिपे हुए बंकर की अथाह दौलत के दम पर बाहर के वफादार पुराने नौकरों को भारी कैश पेमेंट भिजवा रही थी। इसी बंकर के पैसों से उसने राणा जैसे खतरनाक शार्प शूटर को सीधे करोड़ों का एडवांस कैश देकर विक्रांत की छाती पर सीधे गोली मारने के लिए हायर किया था। बंकर के अंदर इस वक्त एक लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी। कामनी ओबराय एक लोहे की मेज पर हाथ टिकाए खड़ी थी और उसके सामने उसका वफादार नौकर रामू खड़ा था, जो मैंसन का पूरा बागवान था। मैडम, बलवंत को सर्वेंट क्वार्टर के फर्श के नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी है। उसने अभी अभी समीर साहब को इंटरकॉम पर फ़ोन करके इस अजीब से हलचल के बारे में इन्फॉर्म किया है। समीर साहब और बड़े साहब की मुख्य सुरक्षा गार्ड बहुत जल्द इस पूरे एरिया की बारीकी से चेकिंग करने नीचे आ रहे हैं। अगर उन्होंने गुप्त रास्ते को ढूंढ लिया तो हमारा यह आखिरी बंकर और हमारी ये सारी छिपी हुई दौलत हमेशा के लिए जब्त हो जाएगी। हमें यहाँ से यह सारा कैश और ये हथियार कल सुबह होने से पहले हर हाल में बाहर शिफ्ट करने होंगे। राबू ने थर थर कांपते हुए बहुत ही दबे स्वर में कहा। कामनी की आंखें इस वक्त घने अंधेरे में किसी खूनी नागिन की तरह सुलग रही थी। उसने अपने लाल लिपस्टिक लगे होठों को भींचा और बहुत ही खौफनाक बर्फीली आवाज में कहा, दिग्विजय सिंह और विक्रांत को लगता है कि उन्होंने मुझे और शौर्य को इस सीक्रेट बेसमेंट में बंद करके ओबराय साम्राज्य से बेदखल कर दिया है। वे भूल रहे हैं कि कामनी ओबराय ने इस घर में 22 साल यूं ही नहीं गुजारे। रामू राणा अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है, उसे इसी वक्त मेरा यह सीक्रेट मैसेज पहुंचाओ। कल रात जब मेंसन की सुरक्षा शिफ्ट चेंज होगी, राणा अपने 2 आदमियों के साथ इस बंगर के पिछले गुप्त रास्ते से अंदर दाखिल होगा। हम इस बंगर के सारे हथियार और ये करोड़ों का कैश बाहर निकालेंगे। और हाँ, राणा से कह देना कि इस बार उसका निशाना विक्रांत नहीं बल्कि वो रावी मेहरा होनी चाहिए। जब तक वह लड़की विक्रांत के साय की तरह उसके पास खड़ी है, हमारा कोई भी वार विक्रांत तक नहीं पहुंच पाएगा। पहले उस लड़की का काम तमाम करो, फिर इस ओबराय साम्राज्य की गद्दी पर मेरा शौर्य बैठेगा। कामनी के चेहरे पर एक बेहद सातित, क्रूर और जानलेवा मुस्कान दोबारा उभर आई। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में अब क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।